हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। इसमें दो प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं बच्चों, एक भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनका हम वापस से अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जैसे जल का बर्फ बनना और बर्फ का वापस जल में परिवर्तित होना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जो ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। इनका एक बार जो जिस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है वो वापस हम उससे वो चीज़ नहीं बना सकते। जैसे हम दूध का दही बना सकते हैं लेकिन दही का वापस दूध नहीं बना सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये विद्यार्थी है जो क्या बता रहा है कि आधे घंटे पूर्व मैंने यहाँ बर्फ़ का एक टुकड़ा रखा था, अब वह जल बन गया। आगे ये बच्ची देखो क्या बता रही है कि मैंने इस गुलाब के पौधे पर जो कली देखी थी आज वह फूल बन गई है। फिर ये शिष्य बता रही है कि इस बोतल में रखा ठंडा जल अब ठंडा नहीं रहा, यानी वो गर्म हो गया। इससे आगे देखते हैं कि कल मैंने जो भूरे रंग के केले थे वो आज हैं जो पीले पीले पड़ गए हैं, और उन पर मतलब कल जो केले थे उन पर भूरे रंग के धब्बे देखे थे, आज वे और अधिक हो गए तथा केले में से तीव्र गंध आ रही है। तो सभी विद्यार्थी कुछ परिवर्तन का वर्णन कर रहे हैं। वे किस प्रकार के परिवर्तनों के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यह क्रियाकलाप 5.1 दे रखा है। इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं कि आपने अपने आसपास के अनेक परिवर्तनों का अवलोकन किया होगा। इनमें से कुछ परिवर्तन तालिका 5.1 में सूचीबद्ध किए गए हैं। आप यह देख सकते हैं कि प्रत्येक विद्या स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के इन परिवर्तनों पर कुछ क्षणों के लिए विचार कीजिए और तालिका 5.1 में अपने अवलोकन अभिलेखित कीजिए। आसपास हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन यहाँ पर दे रखा है कि बर्फ़ का पिघलना, सब्जियों का कटना, जल का उबलना, मक्का से पॉपकॉर्न बनाना, कागज़ का टुकड़ों में कटना, चुकंदर के रस का जल में गिरना, लकड़ी का जलना, गीले वस्त्रों का सूखना, गूँथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बनना, आटे की लोइयों से रोटियाँ बेलना, कुछ अन्य। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। तो हम बच्चों इस सारणी को पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना है, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों का कटना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है, और मक्का से पॉपकॉर्न बनना रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का टुकड़ों में कटना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कागज़ के टुकड़ों को हम वापस चिपका भी सकते हैं, लेकिन वो पहले जैसा नहीं बनेगा, उसमें कुछ आ जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। चुकंदर के रस का जल में मिलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक है। गीले वस्त्रों का सूखना भौतिक है। गूँथे हुए आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बनाना भौतिक है। आटे की लोइयों से रोटियाँ बेलना भौतिक है। कुछ अन्य। तो आइए बच्चों, इससे आगे हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये परिवर्तन पदार्थ या वस्तु के आकार, आकृति, गंध, रंग या इनके अन्य गुणों में हो सकते हैं। क्या आप अपने आसपास होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में विचार कर सकते हैं? उन परिवर्तनों की एक सूची भी बनाइए।
हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध व स्वाद जैसी संवेदनाओं की सहायता से अनुभव करते हैं। क्या हम इन परिवर्तनों को भिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5.1 दे रखा है। इससे किसी पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है परंतु मूल रूप समान रहता है। क्रियाकलाप 5.2 कागज से कुछ वस्तुएं बनाना। कागज के कुछ पृष्ठ लेंगे तथा उन्हें मोड़कर विभिन्न वस्तु बनाएंगे। क्या कागज की बनी वस्तु की तहों को खोलकर आप पुनः पहले जैसा कागज प्राप्त कर सकते हैं? गुब्बारे से खेलना। एक गुब्बारा लेंगे और उसे फुलाएंगे। अब अपनी पकड़ ढीली करते हुए गुब्बारे में से वायु बाहर निकलने देंगे। क्या आपको गुब्बारा पुनः मूल स्थिति में प्राप्त होता है? एक अन्य गुब्बारा लेकर उसे फुलाइए और उसके मुंह को मजबूती से पकड़े रखिए। अब इसमें एक सुई चुभोइए। सावधानी। पिन का प्रयोग करते समय सावधान रहिए। क्या होता है? क्या आप गुब्बारे को पुनः उसके मूल स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे? चौक के टुकड़े का चूरा करना। चौक के छोटे टुकड़े को पीस कर चूरा करेंगे। क्या आप इस चूरे से पुनः चौक प्राप्त कर सकते हैं? ख और ग में सूचीबद्ध किए गए परिवर्तनों में क्या कोई समानता है? इन परिवर्तनों के दौरान सामग्रियों जैसे कागज, गुब्बारे की रबर एवं चौक अपने मूल रूप में रहते हैं तथापि उनका स्वरूप जैसे कि उनका माप अथवा उनकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए तथ्य का स्मरण कीजिए जिसमें व्याख्या की गई है कि जल विभिन्न अवस्थाओं यथा ठोस, द्रव और गैस के रूप में विद्यमान हो सकता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है। उपरोक्त सभी स्थितियों में यद्यपि हम वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आमाप और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिनमें केवल उनके आकार में, उनके माप में और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के विषय में अन्वेषण करें। जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह अपने मूल रूप में नहीं रहता है। कांच के 2 गिलास या 2 छोटी पारदर्शी बोतल लेंगे। उन्हें क एवं ख से चिन्हित करेंगे। चिन्हित गिलास क का 1/4 भाग नल के जल से भरेंगे। यानी जो चिन्ह लगाया है उस गिलास को 1/4 भाग नल के जल से भरेंगे और चिन्हित गिलास ख का 1/4 भाग चूने के पानी से भरेंगे। अब भिन्न भिन्न नलियों की सहायता से एक एक करके प्रत्येक गिलास में वायु फूंकते हुए अवलोकन करेंगे। सावधानी। ध्यान रखेंगे कि ऐसा करते समय जल या चूने का पानी आपके मुंह में न आ जाए। हमें जो भी प्रयोग करना है बड़ी सावधानी से करना है कि कोई भी प्रयोग से हमें हानि नहीं होनी चाहिए। क्या आप कोई परिवर्तन देखते हैं? गिलास क में वायु फूंकने पर बुलबुले बनते हैं और जल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। गिलास ख में वायु फूंकने पर चूने के पानी में बुलबुले बनते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यदि हम कुछ समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दें तो श्वेत पदार्थ गिलास की तली में बैठने लगता है जो किसी नए पदार्थ के बनने को दर्शाता है।
ऐसे परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस परिस्थिति में गिलास में वायु फूंकने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर नया श्वेत अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाती है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है। इस अभिक्रिया में थोड़ा जल भी बनता है। इस प्रकार से नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी CaOH, यहाँ पर CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस यहाँ पर H2O क्या बनता है? जल का मतलब होता है H2O। इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल का सूत्र होता है H2O यानी श्वेत अघुलनशील पदार्थ जो घुलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं चूने का पानी का दूधिया होने की अभिक्रिया। चूने के पानी के दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी चूने का पानी के दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम अपने रसोई घर में उपस्थित कुछ पदार्थों का उपयोग कर एक अन्य क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 5.4 एक परख नली में 1 चम्मच सिरका यानी नींबू का रस लेंगे। उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 मिलाएंगे यानी खाने का सोडा। आपने क्या अवलोकन किया? आप बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बनते देखेंगे। चित्र 5.3 के में दर्शाए अनुसार इस गैस को एक अन्य परख नली में लेंगे और ताज़ा चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। आपने क्या अवलोकन किया? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर बनने वाली गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है यानी CO2 बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस क्रियाकलाप को आप चित्र 5.3 ख में दर्शाए अनुसार परख नली के स्थान पर उपयोग की गई 2 छोटी बोतलों एवं अन्य नम्य नली की सहायता से भी कर सकते हैं। चूँकि इस क्रियाकलाप में नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सिरका प्लस बेकिंग सोडा दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। इस क्रियाकलाप को बेकिंग सोडा तथा जल के साथ दोहराएंगे। क्या आप गैस के बुलबुले बनते हुए देखते हैं? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो हम देखते हैं कि यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती कुछ अन्य प्रक्रियाएं यानी जंग लगना। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हवा और यानी जल और वायु
की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाती है नमी के कारण। अगर लोहे को वायु और जल के संपर्क में रखेंगे, नमी वाले स्थान पर रखेंगे तो उसमें जंग लग जाती है। आपने पूर्व अध्याय धातुओं और अधातुओं का संसार में पढ़ा था कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है जिसे जंग कहा जाता है। इस प्रकार जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दहन। दूसरा पॉइंट है अपना दहन, यानी पूर्व अध्याय धातु और अधातु के संसार में मैग्नीशियम रिबन के जलने वाले क्रियाकलाप का स्मरण करेंगे। क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यहाँ परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वहाँ एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम अवलोकन करते हैं कि इस प्रक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया है मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन यानी वायु, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको श्वेत चूर्ण बोलते हैं प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा में प्रकाश उत्पन्न करता है दहन कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करने के बाद उसमें से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो वह दहन कहलाती है। जिन पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल इत्यादि दहनशील पदार्थ हैं, यानी ये जलने लगते हैं। आइए पता लगाएं कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है या फिर कोई और गैसों से भी दहन के लिए आवश्यक है। क्रियाकलाप 5.5 दो भिन्न पेट्री डिशों पर सावधानी पूर्वक 2 मोमबत्तियां जलाएंगे। इनमें से किसी एक को चित्र 5.6 में दर्शाए अनुसार कांच के गिलास से ढकेंगे। दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लो के साथ क्या होता है इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पर 2 मोमबत्ती ली है जिसमें तो एक को तो गिलास से ढका नहीं यानी खुला छोड़ रखा है, दूसरे को गिलास से ढक दिया। दूसरे को गिलास से ढक दिया तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, इसको बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए यह मोमबत्ती बुझ गई है। लेकिन जो खुली हुई मोमबत्ती है उसको ऑक्सीजन परस्पर उपस्थिति में मिल रही है, इसलिए यह मोमबत्ती जल रही है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है। दहन के लिए ही O2 आवश्यक होती है। दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लो के साथ क्या होता है हम अवलोकन करते हैं कि जिस मोमबत्ती को ढका नहीं गया वह जलती रहती है, जबकि जिस मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका गया वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों होता है? चूँकि गिलास से ढकी मोमबत्ती में वायु की निरंतर आपूर्ति नहीं होती है, अतः लो जल्दी बुझ जाती है। वायु का घटक ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। मोमबत्ती पर पलटकर रखे गए कांच के गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से इसकी पुष्टि की जा सकती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? आप पेट्री डिश में थोड़ी मात्रा में चूने का पानी डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं।
आप अवलोकन करेंगे कि यह दूधिय हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोम से प्राप्त कार्बन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा बनती है। अन्य शब्दों में कहें तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पता लग गया कि दहन के लिए